शुरुआत करते हैं आज अपने अगले लेक्चर की केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी जो कि थी आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम चल रहे थे या पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर मैंने तुम लोगों को समझाया था वो था टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है उसके कुछ ग्राफ्स देखे थे और कुछ फॉर्मूलेस को हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, अब चलते हैं अपना सेकंड पार्ट की तरफ, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि एक और कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है रेट कांस्टेंट को। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे उस चीज़ को। तो सेकंड फैक्टर जो है अपना वो है सेकंड फैक्टर है कैटलिस्ट। सेकंड फैक्टर जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो सेकंड फैक्टर कौन सा है? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट किस तरीके से रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ये सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि तुम पहले भी जानते हो कि कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम तुम लोगों को पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना होता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट का काम होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करना होता है। अब हम बोलते तो सीधा है या हम सीधा रिलेट कर सकते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसका रीज़न हम यहाँ पे ढूंढने वाले हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट सीधा है ना रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज नहीं करता। पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, उसकी जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है, जो भी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से जैसा कि हम पढ़ चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो कभी भी कोई पूछता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम सिंपल सा इतना है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। चीज़ क्लियर है यहाँ पे? तो इसको हम थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी किसके, एक्टिवेशन एनर्जी, अगर मैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं ग्राफ्स के बारे में। तो यहाँ पे रहेगा अपना एनर्जी, यहाँ पे अपना रहेगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक तरफ एनर्जी एक तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ इतनी है, तो क्या करेगा वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस तरीके से प्रोडक्ट जाएगा। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक के लिए बना रहा हूँ, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तुम लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये ग्राफ कब बना रहा हूँ, जब किसी रिएक्शन के अंदर मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट को ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट को ऐड नहीं किया है तो ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आएगा। तो मैं बोल देता हूँ कि ये जो भी एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ रही है कब आ रही है, जब मैंने कैटलिस्ट ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी कैटलिस्ट जो भी एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आएगी इसको मैं लिख देता हूँ विदाउट कैटलिस्ट वाली एनर्जी। ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट वाली, या इसको मैं सिंपल रिप्रेजेंट करता हूँ ई ए से। ठीक है, यहाँ पे ई ए का मतलब क्या है वो भी समझा देता हूँ। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये है एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये ई का मतलब है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे ही इसके अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड किया तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ने क्या किया, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। और एक्टिवेशन एनर्जी को अगर मैं कुछ इस तरीके से तुम लोगों को दिखाऊं तो एक्टिवेशन एनर्जी को कुछ इस तरीके से कम कर दिया। ठीक है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, जैसे ही कैटलिस्ट डाल दिया तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम, और अब नई एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी आई, ये वाली निकल के आई। इसको मैं बोल रहा हूँ ईपी। ठीक है, ये जो ग्राफ आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, जब कैटलिस्ट इसमें ऐड किया हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूँ विद कैटलिस्ट। ठीक है, जब इसके अंदर कैटलिस्ट ऐड कर दिया हुआ है तो ये ग्राफ निकल के आया। यहाँ पे इसको मैंने इस नई एक्टिवेशन एनर्जी को क्या बोल दिया, ईपी। ईपी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ईपी है एक्टिवेशन एनर्जी, ईपी है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ, एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो वो तुम ग्राफ से समझ पा रहे होंगे। सिंपल सी टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको भी समझना। ये क्या है, जब कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया है। ईपी कब है, जब कैटलिस्ट यूज़ किया है।
ये ऊपर वाला ग्राफ कब यूज़ कर रहा हूँ, या जब, हाँ ये ऊपर वाले ग्राफ को मैं इंडिकेट कर देता हूँ। ये विदाउट कैटलिस्ट वाला ग्राफ है और ये जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है ये विद कैटलिस्ट वाला ग्राफ है। तो कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम, और तुमको पता है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उससे तुम सिंपल यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, जब हम इसके अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ नहीं करके कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर लिया, सपोज मैंने नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ कर लिया। अब नेगेटिव कैटलिस्ट का काम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा। उल्टा काम हो जाएगा तो यहाँ पे ये एक्टिवेशन डिक्रीज नहीं करेगा, यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो सिमिलर सा ग्राफ उसके लिए फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं, उसके ग्राफ से रिलेट कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ग्राफ किसके लिए बनाया था, ऑफकोर्स पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए बनाया था। लेकिन अगर मैं नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो देखते हैं किस तरीके का ग्राफ निकल के आता है। ठीक है, अगर इधर है अपना एनर्जी, इधर है अपना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर है अपना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना, ये अपना रिएक्टेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ है, ये कुछ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन के ये बन गया प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट। ठीक है, ये स्टार्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी अपनी निकल के आई जब तक हमने नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड नहीं किया था। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ कब का है, जब विदाउट कैटलिस्ट है। ठीक है, पहला वाला ग्राफ जो भी बना रहा हूँ मैं, पहले कौन सा बना रहा हूँ, विदाउट कैटलिस्ट वाला ग्राफ बना रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही कैटलिस्ट ऐड किया तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ के कुछ ग्राफ इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तुम्हारी नई एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है ये वाली, तो ये है एब्सेंस में, ये मतलब एब्सेंस वाली, और ये क्या है तुम्हारी ईपी, मतलब जब कैटलिस्ट प्रेजेंट है। तो ये ग्राफ कब बनेगा, जब विद कैटलिस्ट की बात होगी। ठीक है, ये ग्राफ कब बनेगा, जब विद कैटलिस्ट की यहाँ पे बात होगी। तो विद कैटलिस्ट अगर बोलोगे तो ईपी आ जाएगा, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और जब विदाउट कैटलिस्ट बोलोगे तो ईए वाला आ जाएगा, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है, पॉजिटिव डालोगे तो अलग इफेक्ट है, नेगेटिव डालोगे तो अलग इफेक्ट है। पॉजिटिव डालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। नेगेटिव डालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। दोनों चीज़ें समझ पा रहे हो, ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो ग्राफिकल चीज़ हो गई, और किस तरीके से कोई भी कैटलिस्ट कैसे फंक्शन करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, ये हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे चला जाए, थोड़ा सा और चीज़ों को देखा जाए। तो आई थिंक पहले तुम देख सकते हो कि नेगेटिव कैटलिस्ट किस तरीके से यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, पहले कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में तुम आई थिंक समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि K इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, K इज इक्वल टू होता है A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये होता है ना, ये कहाँ पढ़ चुके हैं हम, K इज इक्वल्स टू A इंटू ई टू द पावर आर टी। ये हमने आर्हेनियस इक्वेशन को जब डिराइव किया था तो कुछ इस तरीके से निकल के आया था। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करके हमने कुछ ऐसे निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक तो ले रहा हूँ KP। KP का मतलब है कि रेट कांस्टेंट in the presence of catalyst। ठीक है, तो ये हो जाएगा A इंटू ई टू द पावर माइनस ई पी ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे KP है तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, प्रेजेंस डिवाइडेड बाय RT। एक और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे KA, ये KA आयनिक इक्विलिब्रियम के डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ रिलेट मत कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई RT, याद रहेगा। K क्या है यहाँ पे, K है रेट कांस्टेंट इन दी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ये इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट था, ये इन दी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल रहा हूँ, याद रहेगा सिंपल्स। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1/2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास KP बाई KA इज इक्वल टू, चेक करोगे A से कैंसिल आउट हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 1/RT इंटू ई पी माइनस ई ए, हाँ है ना।
चेक करोगे एक बार, ई टू दी पावर 1 माइनस आर टी ई पी माइनस ई ए, और एल एन ले लोगे तो तरफ लॉन, तो एल एन के पी बाई के ए इज इक्वल टू -1/RT ई पी माइनस ई ए, है ना। फिर क्या करेंगे, इस एल एन को अगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको 1/, कर देता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और नेगेटिव इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो मैं इसको सिंपल सा यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एल एन के बाय के पी इज इक्वल टू ई पी माइनस ई ए बाय आर टी, ई पी माइनस ई ए बाय आर टी। तो आई थिंक वो चीज़ क्लियर हो रही होगी तुम्हें, यहाँ से डिराइव किया है। तो ये इक्वेशन जो है वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है, ये इक्वेशन तुम्हें क्या रखना है यहाँ पे, सिंपल याद रखना है कैसे डिराइव हो रहा है। तो ये कब है, ई पी मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी उस टाइम पे, एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी, जब एब्सेंट है कैटलिस्ट तब उसका रेट कांस्टेंट, जब प्रेजेंट है तब उसका रेट कांस्टेंट, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी हो गया उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो भी फॉर्मूला है तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, पॉजिटिव के लिए अलग चीज़ है, नेगेटिव के लिए अलग चीज़ है, उसको हमने ग्राफ से समझा और ये कुछ फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया, तो उस फॉर्मूले को तुम यहाँ पे याद रखने वाले हो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे जो दो फैक्टर थे उनको क्वेश्चंस के अंदर कैसी चीज़ें अप्लाई करनी है और कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कि तुम देख पा रहे होंगे दो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले लिखा हुआ है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ए टू बी, पहले से दिया हुआ है, पहले से क्या दिया हुआ है कि एक्सोथर्मिक है, ठीक है, पहले से दिया हुआ है कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब है कि इसका डेल्टा एच कैसा है, इसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, चीज़ क्लियर है। रिएक्शन ए टू बी है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक ए टू बी दिया हुआ है, द हीट ऑफ रिएक्शन इज 200 किलो जूल, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है 200 किलो जूल, लेकिन इसको मैं -200 किलो जूल लिखूंगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव होगा, ठीक है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन बी टू ए, अब मुझे ए से बी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है, मुझे बी से ए के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो कैसे करते हो, जैसा कि मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है ई ए ऑफ रिएक्टेंट माइनस ई ए ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसको एक और तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। एक और तरीका ये भी हो सकता है, क्योंकि रिएक्टेंट का मतलब है हम आगे की तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इस तरीके से कर सकते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच हो जाएगा। तो फॉरवर्ड की वैल्यू क्या दी हुई है, तो ए से बी के लिए दिया हुआ है, कितना 80 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा -200 इक्वल्स टू 80 माइनस ई ए ऑफ बैकवर्ड, है ना, ई ए ऑफ बैकवर्ड। तो यहाँ से ई ए ऑफ बैकवर्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ई ए ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू -200 और -2, तो ये हो जाएगा 280 किलो जूल पर मोल, ठीक है। किलो जूल पर मोल यहाँ पे भी, किलो जूल पर मोल यहाँ पे भी, तो ई ए जो बैकवर्ड रिएक्शन का जो निकल के आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 280 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक और चीज़ यहाँ पे तुम याद रखना कि इसको इससे मैंने कैसे रिलेट किया है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें अगर क्वेश्चन के अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड नाम से दिया हो तो तुम्हें ऐसे ही इसके साथ रिलेट करना है। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ रिएक्शन इज 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है 100 किलो जूल पर मोल। फिर लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन ऑफ बाय 75%, 75% तक कम हो जाता है, कब, जब हमने इसके अंदर कैटलिस्ट ऐड कर दिया। तो किसको अगर मैं एब्सेंस लिख दूं और अगर इसको मैं एक को प्रेजेंट लिख दूं, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा 25 किलो जूल पर मोल, आया ना। 75% कम हो गया, मतलब बचा कितना, 25 बचा है। तो ई की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या लगाना है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, हमें रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट देखना है कि अगर इतना करने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि K इज इक्वल्स टू क्या होता है, A इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, होता है या नहीं होता है, ये चीज़ क्लियर है तुम लोगों को, पक्का आगे चला जाए। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KP इज इक्वल्स टू A इंटू ई टू दी पावर, तो बताओ KP के लिए ई टू दी पावर ई ए आएगा, मतलब
प्रेजेंस आएगा, प्रेजेंस वाला कितना है 25/RT, है ना, चीज़ क्लियर है। या इसको मैं सिंपल अगर सबसे पहले उसका लिख देते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं एब्सेंस वाले का। एब्सेंस वाले का के हो जाएगा 100/RT और के पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए इंटू e⁻-25/RT, है ना। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा के या के पी बाई के ए कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, तो के पी बाई के ए कर दो, मतलब इक्वेशन 2/1 कर दिया हमने। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, के पी बाई के ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी e⁻-25 + 100, तो ये हो जाएगा 75/RT, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 75/RT। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब हमने क्या लिया, दोनों तरफ ln ले लिया, तो ln के पी बाई के ए इज इक्वल टू 75/RT हो जाएगा, है ना, चीज़ क्लियर है ना। ln के पी बाई के ए इज इक्वल्स टू 75/RT यहाँ से निकल के आएगा। इसके आगे और देखते हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, तो ताकि उसकी कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे तुम लोगों को समझा पाऊँ। तो जैसा कि तुम यहाँ पे देख पाओगे कि ln के पी बाई 75 हो गया, तो अपने पास ln के पी बाई के इज इक्वल टू 75/RT, है ना। तो ln के पी बाई के की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 75 डिवाइडेड बाई 8.314। अब एक सिंपल चीज़ यहाँ पे कि ये जो भी है ना, ये किलो जूल के अंदर और हमारा आर जो होता है वो होता है जूल के अंदर। इसकी वजह से मुझे इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यूनिट्स क्या हो जाए दोनों की सेम, इनटू इनका टेम्परेचर क्या यूज़ किया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 293 केल्विन, है ना, ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी के पी बाई के की, जो तुम्हें सीधा मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चंस के अंदर जनरली वो दिया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे सीधा यूज़ करने वाला हूँ। जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 2.34, वैल्यू आएगी 2.34 इंटू 10⁻13, ठीक है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे के पी बाई के की। अब मैं यहाँ से मुझे के पी बाई के की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो गई, ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपल e⁻, जो भी ऊपर जाएगा उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी, ठीक है। तो वो वैल्यू जनरली तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दी होगी, तो ये देख के मत घबराना कि यहाँ से ये कैसे लिख दिया। आगे चला जाए। अब मैंने क्या लिखा है कि बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर बाकी सारी चीज़ें सेम है तो मुझे पता है कि रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है के इंटू ए। अगर रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए, बाकी चीज़ें सेम है, मतलब जो रेट का जो रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, रेट कांस्टेंट का। तो अगर वही रेशियो होगा तो मेरे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रेट का रेशियो अगर मुझे लिखना है तो रेट ऑफ 1 या रेट ऑफ एब्सेंस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कितना हो जाएगा के ए बाई के पी, है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा किया हुआ है तो इसको ये उल्टा कर देते हैं, के पी बाई के ए कर देते हैं, के पी बाई के ए कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2.34 इंटू 10⁻13, मतलब इतना गुना रेट क्या हो जाएगा तुम्हारा बढ़ जाएगा जब तुम मतलब रेट ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज इक्वल्स टू 2.34 इंटू 10⁻13 रेट ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इतना गुना क्या हो जाएगा रेट तुम्हारा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम देख पा रहे होंगे कि लोअर OE एक्टिवेशन एनर्जी तो कब होगी, जब पॉजिटिव कैटलिस्ट डालेंगे, और पॉजिटिव कैटलिस्ट डालने से रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो रेट कुछ इतना बढ़ जाएगा, ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करके और चीज़ें समझ के आगे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसा कि तुम लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है 1 to 3, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 300 केल्विन पे, और एको रेट दिया हुआ है 320 केल्विन पे, ओके। वहाँ पे एक ही दिया हुआ है, बाकी डेटा हमें प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तुम पहले भी कर चुके हो, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों वेराइटी को मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखोगे आराम से, ठीक है। कैलकुलेट हमें क्या करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है रिएक्शन का। के फाइंड आउट करना है 300 केल्विन पे, और ई फाइंड आउट करना है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है
ए फाइंड आउट करना मतलब हमें आरएनएस फैक्टर की वैल्यू चाहिए। ए मतलब आरएनएस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जिसको भी तुम बोलते हो। तो देखते हैं सबसे पहले ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ऑर्डर निकालने के लिए मैंने तुम लोगों को बताया कि हम सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि ए के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर है वो एक्स है और वाई के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर जो है वो वाई है। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट 1 से अगर लिखने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 इज इक्वल टू के इंटू ए टू दी पावर, मतलब 2.5 इंटू 10 की पावर -4 टू दी पावर एक्स इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 टू दी पावर वाई। आई थिंक ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर हो पा रही होगी। तो एक्सपेरिमेंट 1 के करस्पॉन्डिंग हम ये चीज़ लिख सकते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट 2 के अकॉर्डिंग अगर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, एक्सपेरिमेंट 2 के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा रेट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू के इंटू ए कितना है 5 इंटू 10 की पावर -4 टू द पावर एक्स और वाई कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर -5 टू द पावर वाई। ठीक है, बी के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे। तो फिर इसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट 3 के अकॉर्डिंग, तो एक्सपेरिमेंट 3 में क्या होने वाला है, एक्सपेरिमेंट 3 में हमारा रेट कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के इंटू 10 की पावर -3 इंटू एक्स की पावर एक्स सॉरी इंटू 6 इंटू 10 की पावर -5 टू दी पावर वाई। ये चीज़ तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर है, ये कहाँ से निकल के आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 से हमने ये डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूँ। अब बताओगे कि मुझे अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकाली तो क्या करना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि मैं 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ। तो चेक करोगे क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 की पावर -3। चेक करो एक बार, ये डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, के से के कैंसिल, ये से ये कैंसिल, बचाइए तो 10 टू द पावर -3 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो इसको लिख दिया 0.5 इंटू 10 की पावर -3 टू दी पावर एक्स। ये चीज़ कितना है, ये से ये कैंसिल हुआ तो ये 10 की पावर -1 हुआ। 10 की पावर -1 अगर ऊपर गया तो हो गया इंटू 10, 16 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर आ गया 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स। ये 2 की पावर एक्स हो जाएगा, कैसे 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल आउट जाएगा, 0.5 हो जाएगा 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आंसर आ जाएगी 2, मतलब ए के करस्पॉन्डिंग जो भी ऑर्डर है वो कितना आंसर आ रहा है 2। अब मुझे अगर वाई के करस्पॉन्डिंग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो वाई के करस्पॉन्डिंग अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दूँगा। कितना कर दूँगा 2, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पर मैं अगर इसको लिखता हूँ क्या लिखूँगा 4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर -4 है ना, इज इक्वल टू के से के कैंसिल, ये डिवाइडेड बाई ये करोगे तो ये 5/2.4 तो ये हो जाएगा 2 की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ये डिवाइड बाई ये करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर वाई है ना। ये चीज़ देखोगे तो क्या लिखा हुआ है 10 की पावर -3 सॉरी -3 कैंसिल आउट हुआ तो ये हो गया 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 ऊपर गया तो 10 की पावर तो इंटू 10 हो गया, 40/5 कितना हो जाएगा 8, तो 8 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर एक्स की वैल्यू क्या है 2 है इंटू 2 टू दी पावर वाई। तो y की वैल्यू यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो x के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर है 2 और y के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर है 1, तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा k इंटू ए टू दी पावर 2 इंटू बी। तो ये अपने रेट लो का एक्सप्रेशन हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गया। तो ये जो पहला क्वेश्चन था इस पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया a²b। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब बी पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, के निकालना है 300 केल्विन पे। तो के क्या होता है, सिंपल सा हम निकाल सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू के इंटू a² इंटू बी, क्योंकि अब हमें रेट लो पता है। तो रेट क्या है यहाँ पे, इसको ले लेते हैं अगर हम सिंपल, अगर इसको ले तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2
के इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁵ है ना बी। बस यहाँ से के की वैल्यू निकालनी, तो के कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁵। क्लियर है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो सिंपल एक के का वैल्यू निकल के आएगा। मैं तुम्हें सीधा यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। आंसर निकल के आएगा 2.66 इंटू 10⁸। अब मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर कितना है, ओवरऑल ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 3, 1 2 + 1 3, तो यहाँ आ जाएगा मोल टू द पावर -2 लीटर टू द पावर 2 सेकंड इनवर्स। तो ये इसका यूनिट निकल के आएगा। कैसे निकाल रहा हूँ ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ऑर्डर अगर 3 है तो यूनिट क्या होगा ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कि के हमें निकालना था 300 केल्विन पे, तो हमने 300 केल्विन के करस्पॉन्डिंग रेट ले लिया। ए और बी का हमें जो रेट लो था वो पता था, तो हमने वहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से के की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है अपना ईए वाला पार्ट, एक्टिवेशन एनर्जी वाले पार्ट की तरफ अब अपन चलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी वाले पार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो वो हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, और सी पॉइंट के अंदर अगर हम बात करें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमें जैसे कि फॉर्मूला पता है K1 = A इंटू e⁻⁻⁸ लगा देंगे, है ना। ये सिंपल अगर हम इसको इतना ना करें, और इससे भी काफ़ी सिंपल सी चीज़ है जिससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, तो वो तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ जो तुम पढ़ चुके हो, जो फॉर्मूला में डिराइव करवा चुका हूँ, जो कि फॉर्मूला है ln K1/K2 = -EA/R 1/T1 - 1/T2। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, है ना। बस ये फॉर्मूला डिराइव किया था, तो समझ में आ रहा है। बस ये माइनस है ना, इस माइनस को हटा के यहाँ पे लिख दो K2, यहाँ पे लिख दो K1। अब ये कैसे लिख रहा हूँ, ये तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। K2/K1 निकालना है। मुझे पता है कि जो रेट का जो रेशियो होगा ना, क्योंकि देख रेट 1 अगर मैं लिखूँ यहाँ पे रेट ऑफ 1, तो होगा K1 इंटू A²B, और रेट ऑफ 2 लिखूँ यहाँ पर तो वो होगा K2 इंटू A²B, है ना। तो अगर मुझे रेट K2/K1 चाहिए तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, रेट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ 1। यही क्या होगा मेरे पास, K2/K1 की वैल्यू होगी, है ना। अब रेट 1 और रेट 2 कितना है देख लेते हैं। ये है अपने पास 2, K2 है, K2 मतलब 320 केल्विन वाला, मतलब 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁴, है ना। तो ये देखोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4। मतलब यहाँ से K2/K1 की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 4। अब इसमें पुट करना है, बस सिंपल पुट करोगे तो ये हो जाएगा ln 4 = EA डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी होगी 8.314, है ना। 1/T1 - 1/T2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T2 - T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। चेक करो एक बार ये कैसे कर रहा हूँ। सिंपल सा मैथ लगाता हूँ, ठीक है। काफ़ी सिंपल सी मैथ यहाँ पे यूज़ की जाती है हमेशा, तो वो चीज़ पता होगी। K2/K1 की वैल्यू 4 आ गई, तो वो मैंने पुट कर दिया। अब इसको मैं वापस से कैंसिल कर रहा हूँ। ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2.303 log base 10 4 = EA डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू T2 है 320, T1 है 300 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 300। चीज़ क्लियर है। log 4 हो जाएगा 2 log 2, 2 log 2, log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3 इंटू 2। कैसे लिख रहा हूँ, 2 log 2 आएगा, log 2 की 0.3 लिख दिया, = EA डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू ये 320 - 300 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 300। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से सिंपल हमारा EA निकल के आ जाएगा। ये EA जो निकल के आएगा ना, ये निकल के आएगा जूल में, लेकिन मैं सीधा इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ किलो जूल के अंदर, जो कि आंसर आएगा 55.33 किलो जूल पर मोल, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट है, जूल में आंसर आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू जूल में लिए तो आंसर जूल में आएगा, लेकिन उसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 55.33 किलो जूल पर मोल। आई थिंक चीज़ कर पाओगे।
काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, आराम से लगा पाओगे तो आंसर आराम से आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं फिर। इसके बाद सी पार्ट का आंसर आ जाएगा तुम्हारा 55.33 किलो जूल पर मोल। चलो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ऑफकोर्स। तो अब डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट है आरएनएस फैक्टर निकालना है। तो आरएनएस फैक्टर निकालने के लिए सिंपल ये यूज़ कर लो, a इंटू ई टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी, है ना। इसको लिख दो ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ए बाई आर टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ln k की वैल्यू जैसे कि तुम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया था, वो आई थी 2.66 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू ln a माइनस ए की वैल्यू अभी निकाली है 55.33, ठीक है। तो 55.33 किलो जूल में निकाली है। तो जो r पुट करोगे वो पुट करोगे 8.314 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू टेम्परेचर पुट करोगे यहाँ पे कितना अपने पास 300 केल्विन वाला, ठीक है, क्योंकि अपन ने ये उसके करस्पॉन्डिंग लिया हुआ। तो यहाँ से अपने पास ln a इज इक्वल टू 55.33 ये वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ से सिंपल ln a की वैल्यू जो निकल के आएगी, या सिंपल जो सीधा a निकल के आएगा, मैं सीधा उसकी वैल्यू तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी चीज़ें कैलकुलेशन पार्ट है। वो वैल्यू आएगी 1.145 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एक मतलब आरएनएस फैक्टर, फ्रिक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो भी तुम इसको नाम देते हो, वो तुम्हारे पास यहाँ से एक ही वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे और कौन कौन से फैक्टर है। जो दो फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने बात किया, टेम्परेचर और कैटलिस्ट, ठीक है। तो अगले लेक्चर में कुछ और चीज़ें बची हुई है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, उन चीज़ों पर भी काफ़ी फोकस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जो भी नोट्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, तो वहाँ से तुम आराम से जाके लिख सकते हो। बाकी पढ़ते रहो और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते रहो। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।